मूंगफली बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे तुम दोनों सास बहू का ये रोज रोज का नाटक हो गया है। मेरी अपनी दुकान है, न कि सरकारी, जो तुम लोगों को फ्री फोकट में राशन देता फिरूं। भैया, आप तो जानते हैं ना कि हमारे घर की हालत अभी कैसी है। बस थोड़ा रहम करके हमें दाल और चावल दे दीजिए, हम जल्द ही आपकी सारी उधारी चुका देंगे। 6 महीने से तुम दोनों सास बहू के मुंह से यही सुनता आया हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब जब तक तुम दोनों सास बहू मेरी उधारी नहीं चुका देते, तुम्हें एक चावल का तिनका भी नहीं मिलने वाला है, समझे? राशन वाले की बात सुनकर दोनों सास बहू मायूस चेहरा लेकर अपने घर आ जाते हैं। माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे? घर में भी चावल का एक तिनका नहीं है और राशन वाले ने भी अब उधारी देने से मना कर दिया है। बहू, मैं कुछ करती हूँ, तू रोना बंद कर, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, बाहर बहुत सर्दी है और आपके पास तो एक शॉल भी नहीं है। शाम का समय भी हो गया है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगी? बहू, कहीं ना कहीं से तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा ना, वरना इस सर्दी में हम सभी लोग भूखे मर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि ऊपर वाला कब तक हम लोगों से इम्तिहान लेता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी कोकिला को कुछ नहीं मिलता। सर्द हवाएं चल रही होती हैं कि तभी, अरे बाप रे बाप, ये ठंडी हवाएं तो ऐसी लग रही हैं जैसी मानो किसी ने शरीर पर बर्फ रगड़ डाला हो। अरे वो क्या लगता है, उस कूड़ेदान में किसी ने कागज में लपेटकर रोटी रखी है। अरे ये तो रोटी ही है, कम से कम कुछ तो खाने को मिला। अब इन सूखी रोटियों को चूल्हे पर सेक कर नमक के साथ हम सब लोग खा लेंगे। कोकिला ने उन सूखी रोटियों को उठाकर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए कि तभी अचानक भागते हुए 2 कुत्ते आते हैं और कोकिला के हाथ से वो रोटी छीनकर ले जाते हैं। अपने परिवार की भूखमरी देखकर कोकिला उन कुत्तों के पीछे भागने लगती है, जिसमें वो उनसे लड़कर आखिरकार वो रोटी छीन लेती है। लेकिन इससे कोकिला को काफी चोट भी लगती है। हे भगवान, माँ जी, आपको इतनी सारी चोट कैसे लगी? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, ये देख मैं रोटी ले आई, जा जल्दी से इसे चूल्हे पर सेक ले। लेकिन माँ जी, आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो आप ये रोटी कहाँ से लेकर आए? मयूरी के पूछने पर कोकिला सब बता देती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तूने मुझे अंधा कर दिया। अपनी माँ और पत्नी का ये दुख दर्द देखने से तो अच्छा है कि मैं अंधा हूँ। माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। नहीं मेरे बेटे, तू मुझसे माफी मत मांग, ये तो विधि का विधान था। तू देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितेंद्र शुरू से ही अंधा नहीं था। जितेंद्र एक वेल्डिंग की दुकान में काम करता था। एक दिन काम करते हुए गलती से लेजर लाइट जितेंद्र की आंखों पर पड़ जाती है, जिससे जितेंद्र की आंखों की रोशनी चली जाती है। पैसे ना होने की वजह से जितेंद्र की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है। माँ जी, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? अब हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा, वरना हम लोग तो इस सर्दी में भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन बहू, हम क्या काम करेंगे? हमें कोई क्या ही काम देगा? माँ जी, थोड़ी दूरी पर ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पर मजदूरों की कमी है। क्यों ना आप और मैं जाकर वहाँ मजदूरी करें, थोड़े बहुत पैसे मिल भी जाएंगे और घर का गुजारा भी चल जाएगा। जिसके बाद दोनों सास बहू वहाँ पर काम करते हैं और घर का गुजारा चलाते हैं। बेटा, यहाँ मम्मी के साथ ही रहना, मैं जब तक काम देख कर आता हूँ कि काम कितना हुआ है। बिल्डिंग का ओनर अपने 5 साल के बेटे को छोड़कर वहां से चला जाता है। अपने पिता के जाते ही वो बच्चा इधर उधर खेलने लगता है कि तभी उस बच्चे पर कोकिला की नजर पड़ती है, जहां वह देखती है कि इस बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा पाइप गिरने वाला है। कोकिला अपनी जान पर खेल जाती है और बच्चे को बचा लेती है, लेकिन इसमें कोकिला को काफी चोट आ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पापा, मैं ठीक हूँ, इन आंटी ने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो न जाने क्या हो जाता। अरे ये क्या, आपके हाथ पर तो काफी गहरी चोट लगी है। ये लीजिए कुछ पैसे, आप इससे अपना इलाज करवा लीजिएगा। मयूरी उन पैसों को लेती है और अपनी सास को उठाकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। बहू, एक काम कर, तू इन पैसों को संभाल के रख, मैं अपनी चोट पर कोई मरहम लगा लूंगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो खामखा बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं माँ जी,
अभी आपका इलाज ज्यादा जरूरी है। इतनी भी गहरी चोट नहीं है, मैं घर जाकर हल्दी का लेप लगा लूंगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कोकिला और मयूरी घर की ओर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें एक मूंगफली का ठेला दिखाई देता है। माँ जी, बहुत भूख लग रही है और सर्दी भी काफी है, क्यों ना हम 10 रुपए की मूंगफली लेकर खा लें। हाँ बहू, गर्मा गर्म मूंगफली भून रही है, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। चल चल कर खाते हैं। भाई साहब, 10 रुपए की मूंगफली दीजिएगा। ये लीजिए बहन जी। ये मूंगफली तो काफी मजेदार है, ऊपर से ठंड में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। सही कहा आपने, इन मूंगफली वालों की तो चांदी ही चांदी होती होगी और उनकी बिक्री भी कितनी अच्छी हो जाती होगी। माँ जी, क्यों ना हम भी मूंगफली का ठेला लगाकर उसमें गर्मा गर्म मूंगफली और उसी के साथ मूंगफली से बनने वाली चीजें बेचें। सर्दी का मौसम है तो लोग मूंगफली तो जरूर खरीदेंगे और हमारा काम भी अच्छा खासा चलने लगेगा। तो ठीक कह रही है बहू, मालिक ने जो इलाज के लिए पैसे दिए थे, हम उसी से ही अपना मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों सास बहू जल्दी से दुकान पर जाती हैं और कच्ची मूंगफली लेकर आती हैं। कोकिला उन मूंगफलियों को भूनती है और वहीं मयूरी मूंगफली से गजक मूंगफली की मिठाइयाँ और लड्डू बनाती है। और अगले दिन होते ही दोनों सास बहू ठेले पर मूंगफली बेचने निकल जाते हैं। मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। बहन जी, मूंगफली की खुशबू तो बढ़िया आ रही है, 1 पाव मूंगफली देना। ये लीजिए, सिर्फ 20 रुपए की है। क्या 20 रुपए की इतनी सस्ती मूंगफली तो फिर पूरी मार्केट में नहीं बिक रही है। एक काम करो, मुझे 2 पाव मूंगफली दे दो। ये लीजिए। मार्केट के रेट के हिसाब से कोकिला और मयूरी बहुत कम दामों में मूंगफलियां बेचती थीं, जिससे अब ज्यादातर कस्टमर मयूरी कोकिला के मूंगफली के ठेले पर ही आया करते थे। लेकिन इससे आसपास बेच रहे मूंगफली के और ठेले वालों का काफी नुकसान होता है। अरे मुझे आधा किलो मूंगफली और 50 रुपए की गजक दे दो। मुझे 1 पाव लड्डू और आधा किलो मूंगफली दे दो। अरे ऐसा लग रहा है कि मिठाई पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं। जब से ये दोनों सास बहू यहाँ पर मूंगफली बेचने आई हैं, तब से सारे कस्टमर इनसे ही मूंगफली खरीदते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गजोधर, तुझे सब कुछ बाच कर झुमरी तलैया वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस सास बहू का कुछ न कुछ तो करना होगा। कोकिला और मयूरी की बढ़ोतरी से चिढ़ता गजोधर चुपके से मयूरी और कोकिला की मूंगफली और बाकी सारे सामानों में जमाल गोटा मिला देता है, जिससे अब जो भी कस्टमर सास बहू के यहाँ से कुछ भी खाता तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती। पुलिस साहब, इन्हें पकड़ लीजिए। इनकी यहाँ की मूंगफलियाँ और चीज खाकर हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। नहीं साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो गरीब आदमी हैं, हम लोग अपना नुकसान क्यों करेंगे? पुलिस मयूरी कोकिला की एक नहीं सुनती और उन्हें ले जाने लगती है कि तभी कोकिला की नजर अपने ठेले के सामने बनी दुकान पर पड़ती है, जहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। हम जब कोई चीज बनाते हैं तो उसे खाकर देखते हैं। हमारे खाने के समय तो सब कुछ ठीक था, इसका मतलब बाद में किसी ने कुछ मिलाया है। पुलिस साहब, वो देखिए, सामने वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एक बार आप उसे चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी ने हमारे साथ साजिश की हो। पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सब गजोधर ने किया है। पुलिस गजोधर को गिरफ्तार कर लेती है और अब मयूरी कोकिला का दोबारा काम चलने लगता है। धीरे धीरे उनकी बढ़ोतरी बढ़ती है और गरीबी खत्म हो जाती है। जितेंद्र की आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। वहीं अब कोकिला और मयूरी शहर के सबसे बड़े मूंगफली के व्यापारी बन चुके होते हैं। काली बहू का मायके और ससुराल में तुलसी विवाह। माँ, तुलसी विवाह का समय आ रहा है। मैं भी तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। क्यों माँ? क्या हमेशा ही तू इस पौधे को पूजने में लगी रहती? ये सिर्फ एक पौधा है और कुछ नहीं, समझी? ऐसे तो अगर मैं चाहूँ तो इस नीम के पेड़ को पूजना शुरू कर दूं और इसे भी नीम माता का नाम दे दूं, लेकिन मेरे बोलने से ये पौधा कोई भगवान या देवी थोड़े ही बन जाएगा। माँ, नीम वगैरह पौधे सिर्फ पौधे हैं, लेकिन तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है। इसमें माता तुलसी का अस्तित्व बसता है। आप जानती हो, अगर तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ हो तो उस घर के ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बरसती है।
वो घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और कभी भी उस घर में कोई दोष जैसी बात पैदा नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, जहां पर तुलसी के पौधे की कदर की जाती है वहां पर स्वयं लक्ष्मी माँ का भी निवास होता है, और जहां भगवान स्वयं रहते हो वहां पर कोई अनहोनी अपशगुन तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ तुलसी के विवाह के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। आप कहो तो क्या मैं आपको सुनाऊं? नहीं ना, मुझे तेरी इन मनगढ़ंत कहानियों में पहले कोई दिलचस्पी थी और ना आज है, समझी। लेकिन तेरी बातों को सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न? यही कि तेरे पैदा होने से पहले भी ये तुलसी का पौधा हमारे आंगन में, लेकिन इसके होते हुए भी तेरा जैसा काला अपशगुन मेरे घर में पैदा हो गया। अगर ये तुलसी का पौधा इतना ही चमत्कारी और पवित्र है तो तू काली क्यों पैदा हुई? बोल। अपनी माँ की बात सुनकर बस बेचारी अंजलि चुप रह गई। ये भी बाकी पौधों की तरह बस एक पौधा ही है। ऐसे तो हम किसी भी चीज का जबरदस्ती किसी भी चीज से संबंध बनाकर हम उसे ही भगवान बना दे, लेकिन ऐसा करना सही तो नहीं है ना। चल अब मुझे ज्यादा मत बुलवा और जल्दी से मेरे लिए कप चाय बनाकर लाओ, और हाँ, मेरी चाय को अपनी ही तरह काली मत कर देना। यामिनी अपनी ही बेटी से ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में आ गई। बेचारी अंजलि को उसके घर वाले भी काले रंग की वजह से पसंद नहीं करते थे। अंजलि का बहुत ज्यादा मन था तुलसी माता का विवाह करने का, लेकिन अपनी माँ के फैसले से आगे उसने कोई भी बात नहीं की। हे तुलसी माता, मुझे माफ कर देना। अरे क्या पगली हो गई काली माई, हमेशा इस पौधे के आगे बड़बड़ाती रहती है। जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आ। यामिनी की आवाज सुनकर अंजलि उसके लिए चाय बनाने चली गई। अंजलि के घर में कोई भी नहीं था जो उसका तुलसी माता के विवाह में साथ दे देता। अंजलि जब अपनी माँ को चाय दे रही थी, वहीं पर उसका बाप भी बैठा हुआ था। अपने बाप को देखकर अंजलि के मन में एक उम्मीद सी जागी और वो अपने बाप से तुलसी माता के विवाह के बारे में पूछने लगी। अंजलि की आंखों में अपने बाप से पूछते हुए एक चमक सी दिखाई दे रही थी। बोलिए बाबा, क्या मैं इस बार तुलसी माँ का विवाह कर सकती हूँ? मैं हर साल ऐसा करना चाहती हूँ लेकिन कभी भी कर नहीं पाती, बताइए ना। अंजलि की बात सुनकर सबसे पहले उसके बाप ने अंजलि की माँ की तरफ देखा और फिर गुस्से से अंजलि से कहा, तेरे इस भूसे भरे हुए दिमाग में उस पौधे के सिवा किसी और चीज का ख्याल रहता है? हाँ, अरे जितने पैसे तू उस झूठ मूठ की शादी में लगाएगी, उससे अच्छा तू उन पैसों से कोई अच्छी सी क्रीम वगैरह खरीद लेना। हो सकता है तू गोरी हो जाए और तेरे लिए किसी अच्छे बड़े घराने का रिश्ता आ जाए। माँ बाबा, आपको हमेशा मेरे रंग के ऊपर ही क्यों बात करनी होती है? अरे मेरी इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो और आप भी मुझसे ऐसे बैर रखते हो जैसे कि मैं आपकी संतान हूँ ही नहीं। हाँ कर लो, वो इसीलिए क्योंकि हम एक तो तेरी इस काली शक्ल और तेरे बस एक जैसी बातों से न तंग आ चुके हैं। अगर तूने दोबारा से उस पौधे की शादी का नाम लिया तो मैं उस पौधे को ही अपने बगीचे से उखाड़ कर कहीं फेंक दूंगी, समझी? अब जा, दफा हो जा यहाँ से। अपने माँ बाप की बात सुनकर बेचारी अंजलि आंखों में आंसू लिए निराश ही लौट आई। वो हर साल ही तुलसी माता का विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप कभी भी उसे ऐसा करने ही नहीं देते थे। इसी तरह से देखते देखते दिन बीत गए और यामिनी और गोपाल ने अपनी बेटी के लिए एक साधारण से घराने में एक लड़का पसंद कर लिया और 1 साल में अंजलि की शादी कर दी। देखते ही देखते किसी तरह अंजलि का 1 साल और अपने मायके में ही कट गया और आज उसकी शादी का दिन था। अंजलि की शादी भी कार्तिक मास की द्वादशी को ही पड़ी थी, जिसके अगले ही दिन तुलसी माता का विवाह का दिन था। मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मेरा विवाह तुलसी माता के विवाह के दिनों में ही हो रहा है। मैं इस आंगन से अपना तुलसी का पौधा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। माता, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अंजलि अपने कमरे में तैयार बैठी हुई ऐसे बोल रही थी। कुछ ही देर में उसकी शादी का भी मुहूर्त हो गया और शुभ मुहूर्त में अंजलि की शादी रौनक नाम के लड़के से हो गई और अंजलि अपने ससुराल आ गई। बहू, तेरा बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने पांव से इस कलश को गिराती हुई आ और मेरे आंगन को अपनी रोशनी से रोशन कर दे। सभी विधियों से अंजलि का गृह प्रवेश हुआ और किसी ने भी उसे उसके रंग का ताना नहीं दिया। माँ, अब अगर सारी रस्म हो गई हो तो क्या अब अंजलि और मैं अपने कमरे में जा सकते हैं? अंजलि भी काफी थक गई होगी। हाँ जरूर, जा बहू, अब बाकी की रस्म कल करेंगे। अभी तू जाकर आराम कर ले। अंजलि अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो अब भी तुलसी माँ के विवाह के बारे में ही सोच रही थी। इसी तरह से सोचते हुए रात गुजर गई और अगली सुबह, अरे बहू,
तू इतनी सुबह गार्डन में क्या कर रही है? सासू माँ अपनी तुलसी माता को पानी दे रही थी। वाह, लगता है कि तू बड़ा मानती है इन्हें। बहुत ज्यादा। सासू माँ, आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं माँ, आज कार्तिक मास की द्वादशी यानी कि तुलसी माता के विवाह का दिन है। मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि तुलसी माँ का विवाह करूं, लेकिन ये कभी पूरी नहीं हुई। तो अगर आप कहो तो मैं आज तुलसी माता का विवाह कर सकती हूँ? मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। तू बेझिझक तुलसी माँ का विवाह कर, मैं तेरे साथ हूँ। सच? अंजलि अपनी सास के गले लग गई। अरे अरे, अभी रोने का नहीं, घर सजाने का समय है। अंजलि ने भी अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी और फिर उन सभी ने मिलकर तुलसी विवाह के लिए घर सजाया। तुलसी के पौधे को भी अंजलि बिल्कुल एक दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी कि तभी वहां पर एक रोशनी चमकी और स्वयं तुलसी माता वहां प्रकट हुई। अंजलि, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो तुम्हारी भक्ति से भी बहुत प्रसन्न हूँ और साथ ही तुम्हारी सास से भी, इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं। तुम बहुत अच्छी हो शकुंतला। तुमने अंजलि का रंग नहीं देखा और उसे वो प्यार दिया जिसकी वो हकदार है, और इसी से मैं खुश हो गई। अंजलि, जरा तुलसी के पौधे को छुओ। अंजलि ने जैसे ही तुलसी माता के बोलने पर पौधा छुआ, उसका रंग अचानक से ही गोरा हो गया। ये कैसा चमत्कार है! मैंने ये गोरा रंग तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है, ताकि तुम आगे भी खुश रह सको। ऐसे बोलकर तुलसी माता गायब हो गई। सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें सम्मान दिया और फिर शालिग्राम भगवान से तुलसी माता का विवाह करवाया। अंजलि भी अब अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अब सब कुछ सही हो चुका था।